बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज तीनों के तौर पर करेंगे और इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये चारों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रिकेट के मैच भी देखे होंगे, फुटबॉल के मैच भी देखे होंगे। तो आपने क्रिकेट के मैच के अंदर जब देखा होगा कि जब एक बैट्समैन एक बॉल को छक्का लगाता है, तो छक्का लगाने के बाद वो जो बॉल होती है वो कुछ इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देती है और बाउंड्री से बाहर चली जाती है। इसी तरह से आपने फुटबॉल के मैदान के अंदर फुटबॉलर को भी देखा होगा कि वो भी कुछ इस तरह से फुटबॉल को किक लगाते हैं कि फुटबॉल जो होता है वो एक पहले ऊपर की तरफ और फिर उसी तरह से ग्राउंड की तरफ नीचे वापस आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह मिसाइल्स को भी जब लॉन्च किया जाता है तो वो भी इसी तरह से मूव करते हैं कि टारगेट की तरफ इस तरह से ये जो मिसाइल होते हैं ये भी मूव करके अपने अपने टारगेट को इसी तरह सेट करते हैं। ये जो तीनों चीज़ों की मोशन है इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से जितनी भी मोशन पाई जाएंगी, हम जितनी भी चीज़ों की मोशन देखेंगे वो सारी की सारी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। ठीक हो गया। अब वो वाली बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर है बॉल, यहाँ पर है फुटबॉल और यहाँ पर है मिसाइल। ठीक हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन है जो कि दो डिमेंशन में होती है। दो डिमेंशन से क्या मुराद है कि अगर कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ लंबी हो तो वो होती है, सिर्फ उसके अंदर लेंथ पाई जाती है, एक ही सिमत में पाई जाए तो वो होती है 1D। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर उसके अंदर लेंथ और साथ में विड्थ भी आ जाए तो वो 2D होती है। ठीक हो गया। तो ये 2D बन जाती है। और इसी तरह से अगर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें आ जाए तो वो चीज़ 3D होती है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस होता है और इसके अंदर एक्स, वाई और जी। ठीक हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये सीधी सीधी लाइन के अंदर मोशन होती है। 1D मोशन से मुराद होता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन, जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ सीधी लाइन में नहीं बल्कि ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मोशन कर रही हो तो उसे हम 2D मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। टू डिमेंशनल मोशन जिस तरह हमने कार को देखा कि रोड के ऊपर जा रही होती है तो सीधा रास्ता तो इस तरफ से फिर इस तरफ फिर इस तरफ से जाती है, तो ज़मीन के ऊपर उसकी 2D मोशन है। ठीक है, टू डिमेंशनल मोशन। इसी तरह से 3 डिमेंशनल मोशन की बात करें तो कोई ज़मीन के ऊपर चीज़ चल रही है, पहले वो इस तरफ गई फिर इस तरफ गई फिर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दी, तो ये एक 3D मोशन हो जाती है। फर्ज करें कि एक थ्रोवर कुछ हाइट ज़मीन से ऊपर कुछ हाइट के ऊपर मौजूद है और वो एक बॉल को फेंकता है। ठीक हो गया। अब हम ये वाले एक्सिस को ले लेते, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। ठीक हो गया। हम फर्ज कर लेते हैं कि ज़मीन से कुछ हाइट के ऊपर एक आदमी खड़ा है पॉइंट ए के ऊपर और वो एक बॉल को फेंकता है। बॉल को वो सीधा नीचे की तरफ नहीं फेंकता बल्कि वो सीधा थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन के अंदर। जैसे ही वो बॉल को थ्रो करता है तो बॉल पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। जैसे ही बॉल ज़मीन की तरफ आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसकी मोशन होगी, यहाँ पर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। एक हमारे पास आ जाएगी वी एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक हमारे पास आ जाएगी वी वाई
जो कि वर्टिकल वेलोसिटी होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर थ्रोवर ने बिल्कुल सीधा फेंका है, ठीक हो गया, बिल्कुल सीधे। तो यहाँ पर जो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो नीचे की तरफ नहीं फेंक रहा। ठीक हो गया। इसी तरह से उसकी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक हो गया। अब जैसे ही वो बॉल अंडर द ग्रेविटी मूव करना स्टार्ट करे तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक क्रिकेटर बॉल को हिट लगाता है तो हिट लगाने के बाद वो बॉल कुछ ना कुछ फासला तय करती है। अब जब वो हिट लगा देता है तो वो बॉल आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या वो जो किक्टर है वो बार बार उसे हिट लगाता है कि वो बॉल आगे जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसे आगे की तरफ लेके जा रही है? तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स ही अमल नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इस तरफ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी की जो वर्टिकल मोशन है उसके अंदर चेंजिंग आती है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस डी ओवर टी। ठीक हो गया। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम शो करते हैं एक्स के साथ। ठीक हो गया। ये टी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा वी मल्टीप्लाई जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है। हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल लेंगे तो यहाँ पर वी एक्स आ जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को शो करता है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। ठीक हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के असर से मोशन होने वाली मोशन की इक्वेशन हमने लिख ली है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है हमने वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उसने वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो वर्टिकल डिस्टेंस हम ले लेते हैं y। ठीक हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस को हम शो करते हैं y के साथ। ठीक हो गया। अब वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो है जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो, जीरो मल्टीप्लाई टी आगे प्लस 1/2 जी टी स्केयर। ठीक होगा। अब जीरो टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये y बराबर आ जाएगा 1/2 जी टी स्केयर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं इस तरह से कि हम बॉल को नीचे से फेंकते हैं किसी खास एंगल के ऊपर। ठीक हो गया। हमने एक बॉल को इस तरह से फेंका। ठीक हो गया। और वो अंडर द ग्रेविटी मोशन करता हुआ जमीन का ऊपर दोबारा से पहुंच गया। ठीक हो गया। जैसे ही यहाँ से हम उसे हिट करेंगे तो हिट करते हुए यहाँ पर वो कुछ ना कुछ जमीन के साथ एंगल भी बनाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर एंगल हम कह देते हैं कि थीटा है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वी आई। ठीक हो गया। और वो मैक्सिमम जो हाइट कवर करता है वो है एच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक हो गया, तो उसकी वर्टिकल भी वेलोसिटी होगी और हॉरिजॉन्टल भी वेलोसिटी होगी। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें
एयर रेजिस्टेंस जीरो कर दें कि एयर कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर रही, तो इस सूर्य के अंदर जो उसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक हो गया, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, वी आई एक्स, ठीक हो गया। अब उसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक हो गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, वी एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ थीटा, ठीक हो गया। क्योंकि हमने पिछले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर पढ़ा है कि जब हम किसी फोर्स या किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ते हैं कि तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कोस थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक हो गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं। जब वेलोसिटी ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर नहीं चेंज हो रही तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक हो गया। तो इस सूरत के अंदर हम उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो होगी वो बराबर आ जाएगी वी एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया, ये बराबर आ जाएगी उसकी वी आई कॉस थीटा की, ठीक हो गया। प्लस हमारे पास जी टी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास एक्स जी एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है तो जी की वैल्यू जीरो है, इसकी जगह पर जीरो पुट कर देंगे और टी एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ चुकी है वी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पुट की है, वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी आई कॉस थीटा, और उसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी वी आई कॉस थीटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसके वर्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर चूंकि एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, अब यहाँ पर अगर देखें पहले जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो जब कोई चीज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी या ऊपर की तरफ जाए तो वहाँ पर जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव जी के बराबर होता है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज की मोशन की बात करते हैं तब जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक हो गया। और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर हमने इनिशियल जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हमने दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ा है, ठीक हो गया। इसका पहला कंपोनेंट जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमने लिया है वी आई एक्स, और वो है वी आई कॉज ऑफ थीटा, ठीक हो गया। हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लग कर लिया। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लें तो वो क्या होगा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ठीक हो गया। हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अलग अलग किए हैं, ना कि फाइनल। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ ऑफ एक्स, हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी, ठीक हो गया। और अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास आएगी वी एफ वाई, ठीक हो गया। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को हम उसके कंपोनेंट के अंदर तहलील नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के बाद तो हमने मोशन को खत्म कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट देंगे और वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी आई वाई इज इक्वल टू हमारे पास है वी आई साइन ऑफ
थीटा। अब हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी एफ वाई इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी का हमने वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास है वी आई साइन थीटा। ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो हम ए की वैल्यू जो एक्सेलरेशन की माइनस ही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई वर्टिकल मोशन के अंदर। ठीक हो गया। अब हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो मैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करनी है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का स्केयर लेके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी v स्केयर एफ ऑफ एक्स प्लस v स्केयर एफ ऑफ वाई। ठीक हो गया। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्केयर प्लस इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का स्केयर। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमने एंगल फाइंड करना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कितने एंगल के ऊपर थ्रो किया गया है, तो हम इसे टेन थीटा ये बराबर होगा वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी के। ये हमारे पास आ जाएगा एंगल। जिस तरह हमने वर्टिकल वेलोसिटी का और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्केयर लेकर ऐड किया, मैग्नीट्यूड आ गई, उसी तरह से हमने वर्टिकल वेलोसिटी को जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एंगल। इस एंगल निकालने का जो तरीका है ये हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन को जब भी स्टडी करते हैं तो इसके अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें नंबर वन पे आता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, नंबर टू पे आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और नंबर थ्री पे आता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तीन चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पर हम हाइट है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो बॉडी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है शुरू में। ठीक हो गया। तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो a इज इक्वल टू माइनस जी होगी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर हम हाइट को कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी का इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई वाई वो किसके बराबर होगा, वी आई साइन ऑफ थीटा के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, तो जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर कोई प्रोजेक्टाइल जाएगा जिससे ऊपर वो आगे मजीद नहीं जा पाएगा, तो वहां पर जाकर एक लम्हे के लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि उसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम हाइट के, अब हमारे पास हाइट है तो हाइट को हम एच से जाहिर किया, तो इसका मतलब एच की वैल्यू क्या होगी, एच। हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस जी, हमने माइनस जी पुट कर दिया। इसी तरह एस की वैल्यू, एस डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस हमने वर्टिकल कैलकुलेट करना है, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच, तो यहाँ पर हम एच पुट कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी, तो वो हमारे पास क्या दी हुई है, जीरो।
फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 दी हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी हम पुट कर देंगे 0, ठीक होगा, माइनस वी आई। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का हमने कौन सा कंपोनेंट देना है, वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा, और इसके ऊपर स्केयर में जो है तो ये स्केयर वैसे का वैसे, जीरो के ऊपर स्केयर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे तो नहीं, वो कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब माइनस 2 जी एच बराबर आ जाएगा माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। अब स्केयर दोनों का अलग अलग करेंगे, वेलोसिटी का अलग कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्केयर ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब ये इस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, या इसे इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इस तरफ जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 2 जी एच बराबर आ जाएगा वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा के, ठीक हो गया। अब हमने वर्टिकल डिस्टेंस h कैलकुलेट करना है, तो 2g इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर देखें कि उसने फ्लाइट अपनी होल मोशन के लिए कितना टाइम लिया, ठीक हो गया। तो इसकी मोशन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, 0, क्योंकि इसकी यहाँ पर हाइट जहाँ से शुरू हुई उसी लेवल पे आकर ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि उसकी जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल एच, वो किसके बराबर होगा, 0 ड्यूरिंग द होल टाइम। जब उसने मोशन शुरू की और उसने जब उस मोशन को ख़त्म किया तो उसकी जो वर्टिकल हाइट थी वो 0 थी, ठीक होगा। इसी तरह अगर हम उसके एक्सेलेरेशन की बात करें तो ड्यूरिंग द होल मोशन उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन तो वैसे ही 0, तो उसका वर्टिकल एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रही है मूव करना, तो उसका वर्टिकल एक्सेलेरेशन होगा माइनस जी के, ठीक हो गया। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास बराबर है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, ठीक होगा। अब एस की यहाँ पर वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास है 0, वी आई, अब यहाँ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक हो गया। अब वर्टिकल मोशन कर रहा है तो वर्टिकल ही हम इसकी वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, और इसकी वेलोसिटी का जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा, जिस तरह हमने यहाँ पर लिया था, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट पुट कर देते हैं, वी आई साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया, प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए टी का स्केयर, तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस जी है, यहाँ पर माइनस जी पुट कर देंगे और टी स्केयर एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी टी मिलेगा। अब हमारे पास ये आ गया 0 इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर। अब 1/2 जी टी स्केयर इस साइड पे अगर प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 1/2 जी टी स्केयर ये बराबर आ जाएगा वी आई साइन थीटा, ठीक है। अब हमने टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम को एक साइड पे करेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर देखें टाइम इधर है 30 के, ठीक हो गया, 1/2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 वी आई साइन थीटा, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये टी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए
हमारे पास फार्मूला है, हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर रेंज से मुराद क्या है? रेंज से मुराद है कि इसने जहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की और जहाँ पर ख़त्म की, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल फासला है, ये इसकी रेंज कहलाती है। जो वर्टिकल फासला है, मैक्सिमम हाइट, वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जो हॉरिजॉन्टल फासला है दो पॉइंट्स के दरमियान, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक हो गया। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करने का हमारे पास हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी को फार्मूले को इस्तेमाल करके हम इसकी रेंज निकालेंगे। टाइम इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो डी है ये बराबर किसके आ जाएगा? v मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है उसको हमने रेंज का नाम दिया हुआ है, तो वो हमारे पास आ जाएगा r। d किसके बराबर है? r के। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने r से शो किया हुआ है। इसी तरह से वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी हम लेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो हम इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वी आई, वो लेंगे वी आई कोस थीटा। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। और जब हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वर्टिकल की बात होगी तो बता वर्टिकल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी आई हमारे पास के आर इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू हमने टाइम पीरियड की पहले वैल्यू निकाल ली है, तो टाइम की यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या है, बराबर वी आई कोस थीटा मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू हमारे पास है 2 vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा वी आई मल्टीप्लाई वी आई, ये हो जाएगा वी आई स्केयर। आगे हमारे पास 2 कोस साइन थीटा कोस थीटा बचा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ये जो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, इसी को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, मजीद आगे नहीं जाते। 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आर हमारे पास बराबर आ जाएगा वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। अगर हम इसकी रेंज मैक्सिमम निकालना चाहते हैं कि हम कौन से एंगल के ऊपर किसी बॉल को थ्रो करें कि वो मैक्सिमम फासला तय करे, कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम किस तरफ से शॉट लगाएं, किस एंगल पे शॉट लगाएं कि वो मैक्सिमम फासला तय करे, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो एंगल है इसको 2 थीटा है, ये हमारे पास बराबर होना चाहिए, ये साइन थीटा है, ये हमारे पास बराबर होना चाहिए साइन 2 थीटा, ये बराबर होना चाहिए 1 के। ठीक हो गया। इसकी अगर वैल्यू 1 है तो हमारे पास रेंज भी मैक्सिमम होगी। अगर साइन 2 थीटा को देखें, साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू 1। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है? जब हमारे पास साइन इनवर्स इन 1 तब होता है जब हमारे पास एंगल हो 90। ठीक हो गया। तो 2 थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री के। 2 थीटा बराबर आ गया 90 के। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90/2। थीटा बराबर आ गया 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45। इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को 45 डिग्री के ऊपर हिट करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करेगी। अगर हम ऊपर की तरफ लगा देंगे तो वो सीधा नीचे आ जाएगी, अगर हम ज़्यादा इस तरफ लगा देंगे तो फौरी तौर पर नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब हम 45 डिग्री के एंगल के ऊपर किसी चीज़ को हिट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाकर गिरेगी।
ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम रेंज आ गई।